हेलो बच्चों, मैं हाफिज इमेजिनस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, इंडस वैली पढ़ रहे हैं। इंडस वैली का 2 क्लास हुआ है, आज तीसरा क्लास होने जा रहा है। तो हम लोग इंडस वैली में वर्गीकरण करके सबको पढ़ रहे हैं, एक एक करके। सबसे पहले प्रारंभ पढ़े, प्रारंभ सबको समझ में आ गया था कि कौन कौन विद्वान का नाम आता है प्रारंभ में। फिर हम लोग तिथि पढ़े, फिर हम लोग उद्भव पढ़े हैं। एक एक करके जैसे हम क्रमबद्ध पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग भी वैसे क्रम करके भी पढ़िए। एक एक करके पॉइंट को जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ज्यादा याद रहता है। जैसे बच्चों का शिकायत होता है कि सर याद नहीं रहता है हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को याद मत करो, बस आप उसको वर्गीकरण कर दीजिए। जैसे वर्गीकरण करके दिमाग में जरा सब सोचिए कि इसमें वर्गीकरण में क्या क्या वर्गीकरण किए हैं। 3-4 पॉइंट जो भी आप किए हैं दिमाग में उसको सेट कर लीजिए। बस जैसे दिमाग में 3-4 पॉइंट सेट हो जाएगा, अपने आप वो याद रह जाएगा कि ओ इसमें प्रारंभ पढ़े थे, इसमें तिथि पढ़े थे, इसमें उद्भव पढ़े थे। तो ये सब जितना पॉइंट है ना दिमाग में जैसे याद रहेगा। कहीं पर अगर देखोगे इंडस वैली का नाम, कहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता ना, इस प्रकार जब नाम देखोगे तो दिमाग में तुरंत करेक्ट करेगा कि ओ ये तो पढ़ा, ये तो सर पढ़ाए, ये तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है ना। तो हम लोग इंडस वैली पर 2 क्लास किए हैं। आज हम लोग का क्लास है पार्ट 3 का क्लास है। इसमें देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, देखेंगे हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, विस्तार पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा से समझना, एक एक पॉइंट को समझना, बहुत मजा आएगा जिस पढ़ने में, बहुत आनंद आएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह 3 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है? यह हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है? सबसे पहले लिख देते हैं कि इसका विस्तार कितना है। सबसे पहले देखो विस्तार, यह विस्तार जो है, तो मेरे बच्चों याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखना, अक्सर क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे, ऐसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, एग्जाम का एक क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसे पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है, तो आंख बंद करके बता देना 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 3 देशों में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता 3 देश में फैला हुआ है। एक भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये भारत जो है, हम लोग ये भारत का विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी जगह है। पहले देखते हैं पाकिस्तान में कौन कौन जगह है। पाकिस्तान के 3 प्रांत में फैला हुआ है। एक दक्षिणी बलूचिस्तान, एक है दक्षिणी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। हड़प्पा सभ्यता 3 प्रांत, पाकिस्तान के 3 प्रांत में फैले हुए हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान में कौन कौन जगह आते हैं? दक्षिणी बलूचिस्तान में जो जगह आते हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो है सूतका गैंडोर, सूतका गैंडोर, सूतकाकोट, डाबरकोट और बालाकोट। बालाकोट ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है। सूतका गैंडोर, सूतकाकोट, डाबरकोट और बालाकोट। और सिंध की जो प्रमुख जगह है, सिंध की जो प्रमुख जगह है वो है, सिंध की जो प्रमुख जगह है वो है चांदबुदड़ो, चांदबुदड़ो, जुडेर जोदड़ो, जुडेर जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, कोट दीजी और आमरी। इतना याद रखना है, बस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। दक्षिणी बलूचिस्तान के प्रमुख जगह है सूतका गैंडोर, सूतकाकोट, डाबरकोट, बालाकोट। और सिंध की जो प्रमुख जगह है चांदबुदड़ो, जुडेर जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और आमरी। और पंजाब की जो प्रमुख जगह है, यही पर लिख देते हैं, पंजाब की जो प्रमुख जगह है वो है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। तो ये जितने भी जगह है, ये सारी जगह कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है। पाकिस्तान के 3 प्रांत में हड़प्पा सभ्यता फैले हुए हैं। बस इतना ही याद रखना कि पाकिस्तान के कितने प्रांत में हड़प्पा सभ्यता फैले हुए हैं? 3 प्रांत में, दक्षिणी बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में। कहा जाता है कि दक्षिणी बलूचिस्तान में अगर कोई कहेगा कि कौन कौन जगह है, बस सिंपल में याद रखो कि 4 जगह है, सूतका गैंडोर, सूतकाकोट, डाबरकोट और बालाकोट। ठीक है ना। और सिंध के कौन कौन जगह है? चांदबुदड़ो, जुडेर जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, आमरी। और पंजाब की प्रमुख
मिलेगा हड़प्पा, ठीक है ना। तो इतना ये सब जितने भी नगर है, ये सारे नगर कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं। और अफगानिस्तान के जो प्रमुख जगह है, अफगानिस्तान के दो प्रमुख जगह है, एक है मुंडीकॉक, एक है मुंडीकॉक, और एक जगह का नाम है सुतुरगोई, सुतुरगोई। ये अफगानिस्तान के दो जगह है, एक जगह का नाम है मुंडीकॉक और एक जगह का नाम है सुतुरगोई। तो अब यहाँ पर देखो, अभी भारत का हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, भारत में कितने नगर है, कहाँ पर क्या मिले हैं, कौन से नदी के तट पर कौन से नगर बसे हुए हैं, हालांकि सबको पढ़ाया जाएगा एक एक करके, लेकिन अभी सिर्फ विस्तार देख रहे हैं कि कौन कौन देशों में यह विस्तार फैला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि दक्षिणी बलूचिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, ये क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान के प्रमुख, पाकिस्तान के प्रांतों की ये सब प्रमुख जगह है। और अफगानिस्तान के जो दो जगह है, एक है मुंडीकॉक, एक है सुतुरगोई, ठीक है ना। यहां तक बात समझ पा रहे हो? तो चलो इसको नोट कर लो, और किसी को कहीं अगर दिक्कत है तो आराम से आप कमेंट में कीजिए, और दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप मेरा नोट करते चलिए, मेरा नोट ही आपका एक बहुत मोटी बुक बन जाएगा। एक एक पॉइंट भी छोड़ रहे हैं, सारा चीज एक एक करके समझा रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको साफ किया जाएगा। तो चलो हम लोग विस्तार को देखें। अब सबसे पहले अब हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि उत्तर में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है। इस चीज को समझ लो, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जैसे हम एक मैप बना देते हैं, जैसे हम बनाते हैं वैसे बना दो। मान लो एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक उत्तर है, एक दक्षिण है। अगर हमसे कोई पूछे कि उत्तर में, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन है, तो हम क्या कहेंगे, मांडा। क्या कहेंगे, मांडा। उत्तर में कौन है, मांडा। दक्षिण में जो जगह है वो है दैमाबाद। क्या है, दैमाबाद। और कहा जाता है कि पूरब में जो है वो कौन है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या क्या है बच्चों, आलमगीरपुर। और कहा जाता है कि इधर पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम है सूत का गैंडोर। सूत का गैंडोर क्या है, सूत का गैंडोर। तो सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन है, तो हम क्या कहेंगे, मांडा कहेंगे। दक्षिणी स्थल कौन है, हम क्या कहेंगे, दैमाबाद कहेंगे। अगर हम कोई पश्चिमी स्थल पूछे तो हम क्या कहेंगे, सूत का गैंडोर कहेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि आलमगीरपुर कहां पर है, तो हम क्या कहेंगे, पूरब में, यानी पूरब का जो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है। अब कहा जाता है कि ये मांडा कहां है, ये मांडा है जम्मू कश्मीर में। कहां है, जम्मू कश्मीर। क्या नाम है, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में। अखनूर जिले में, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में। और ये आलमगीर और ये दैमाबाद कहां है, दैमाबाद है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। अहमदनगर जिले में, जरा सा मिस्टेक हो गया, अहमदनगर जिले में। अगर हमें आलमगीरपुर की बात करें तो ये कहां है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। नाम क्या है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और ये हमें कहेगा ये सूत का गैंडोर कहां है, ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है। दक्षिणी बलूचिस्तान। अब ये दक्षिणी बलूचिस्तान जो है ये स्वयं अपने आप में एक जिला है, ठीक है ना। अगर मांडा कहां है, जम्मू कश्मीर के अखनूर में। आलमगीरपुर कहां है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दैमाबाद कहां है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। और सूत का गैंडोर कहां है, बलूचिस्तान में है। अब कहा जाता है कि ये मांडा है किस नदी के किनारे है। अगर कोई पूछे कि मांडा किस नदी के किनारे है, तो हम क्या कहेंगे, चिनाब नदी के किनारे है। कहां पर बसा है, किस नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर है। अगर हमें कोई पूछे कि आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, तो हम आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, तो हम क्या कहेंगे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। क्या नाम है, हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है ना। और अगर हमें कहे दैमाबाद कहां है, दैमाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हम ये दैमाबाद किस नदी के किनारे है, ये परवरा नदी के किनारे है। किस नदी, देखो ये परवरा नदी और ये हिंडन नदी दोनों गोदावरी नदी के सहायक नदी है, ठीक है। तो वो याद नहीं रखना, जो मैं एग्जाम के पॉइंट व्यू से हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उतना विद्वान नहीं बनना है, हमको सिर्फ क्वेश्चन को याद रखना है। अगर हमें पूछे कि दैमाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, परवरा नदी के तट पर।
अब ये नहीं पूछेगा कि ये प्रवाह किस नदी की सहायक नदी है, किस नदी में जाके मिलती है, कौन सी नदी में जाके गिरती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब हमने सूत्का गेंडोल, सूत्का गेंडोल किस नदी के तट पर किस नदी के तट पर थे, तो ये थे दासक नदी, दासक नदी के तट पर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहीं से कितने क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर हमें पूछे मांडा किस नदी के तट पर है, चिनाव नदी। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी। दैमाबाद किस नदी के तट पर है, परवरा नदी। सूत्का गेंडोल किस नदी के तट पर है, दासक नदी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब यहां पर देखते हैं मांडा से लेकर के दैमाबाद की जो दूरी है, मांडा से लेकर के दैमाबाद यानी उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो है 1400 किलोमीटर। कितना है, 1400 किलोमीटर। एकदम सिंपल में याद रखना है। और फिर सूत्का गेंडोल से आलमगीरपुर यानी पश्चिम से पूर्व, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है ये कितना है, यानी कहा ये पूछ रहा है कि यहाँ सूत्का गेंडोल से आलमगीरपुर की जो दूरी है वो दूरी है 1600 किलोमीटर। कितना है, 1600 किलोमीटर। फिर से बात समझिए। सबसे उत्तर में हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तर में मांडा, सबसे दक्षिण में दैमाबाद, सबसे पूर्वी में आलमगीरपुर, सबसे पश्चिम में सूत्का गेंडोल। मांडा किस नदी के तट पर है, चिनाव नदी के तट पर। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, हिंड नदी के तट पर। दैमाबाद किस नदी के तट पर है, परवरा नदी के तट पर। और सूत्का गेंडोल किस नदी के तट पर है, किस नदी के, दासक नदी के तट पर। ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से कि सूत्का गेंडोल और आलमगीरपुर की दूरी कितनी है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन याद रखने के लिए याद रखना पड़ेगा कि सूत्का गेंडोल और आलमगीरपुर की दूरी जो है वो 1600 किलोमीटर है। मांडा से दैमाबाद की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता फैले हुए हैं। ठीक है ना। और दूसरा भी बताया थे कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति क्या है, तो त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं। तो ये सब भी याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर यहां से पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन सी जगह है। अक्सर ये क्वेश्चन लगभग 12th में ज्यादातर पूछा जाता है कि मांडा किस नदी के तट पर है, या तो सबसे उत्तर में कौन सी जगह है, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दैमाबाद किस नदी के तट पर है, या तो सबसे दक्षिणी स्थल हड़प्पा सभ्यता का क्या है, तो हम कहेंगे दैमाबाद है। अगर पूछे दैमाबाद किस नदी के तट पर है, परवरा नदी के तट पर है। अगर हमसे पूछ दे आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप लोग फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम एक एक पॉइंट को जैसे समझा रहे हैं एकदम बिल्कुल मिल जाएगा। देखते रहिए, समझते रहिए और नोट बनाते जाइए। आप जैसे जैसे नोट्स बनाएंगे तो कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप मेरा नोट से पढ़ लीजिए और अंदर आप एनसीईआरटी को लेकर के पढ़ लीजिए, अपने आप हड़प्पा सभ्यता कहीं नहीं छूटेगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। चाहे प्राचीन हिस्ट्री का कोई भी हो, चाहे प्राचीन हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सिर्फ आप मेरा नोट से पढ़िए और क्या कीजिए, एनसीईआरटी लेकर के पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन, ये मेरा चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, नगर नियोजन। नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जो विशेषता है वो नगर नियोजन है। ये याद रखना, नगर नियोजन। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में टिप्पणी करते हुए कहा है, हड़प्पा सभ्यता की तारीफ करते हुए कहा है कि हड़प्पा सभ्यता जितना विकसित नगर मिले वो आज के भारत नहीं है। ये बात जवाहरलाल नेहरू अपनी बुक में लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जितने विकसित हैं, जितने विकसित मिले, जितने वहाँ के नगर जो भी मिले सब विकसित में मिले। यानी क्या होता, खिड़की थे, दरवाजे थे, वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलते थे बल्कि गलियों में खुलते थे। 4-5 कमरे का भवन मिला है, जैसे आज भी होता है 4-5 कमरे, तो बड़ा सजा हुआ मिला। तो यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अपने बुक में इस बात को डिस्कस करते हैं, इस बात पर टिप्पणी करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जितना विकसित सभ्यता मिला वो आज का भारत नहीं है। अब ये बात क्यों, हड़प्पा सभ्यता में बढ़िया से देखना, यहाँ में चित्र बना रहे हैं। मान लो ये कोई नगर है, हड़प्पा सभ्यता का ये कोई नगर है, तो मान लो ये है पश्चिमी टीला और ये है पूर्वी टीला।
एक है पश्चिमी टीला, एक है पूर्वी टीला। तो कहा जाता है कि जो पश्चिमी टीला जो था वो दुर्गीकृत था, मतलब ये बाउंड्री वॉल इसमें दिया हुआ था, यानी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। बात को समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये घिरा हुआ मिला, ये था पश्चिमी टीला, ये पश्चिमी टीला। और ये जो पूर्वी टीला है, ये पूर्वी टीला खुला था, ये गैर दुर्गीकृत था, यानी ये कोई किसी से घिरा हुआ नहीं था। तो इस प्रकार की सभ्यता जब मिला, यही सबको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बता देते हैं, क्या बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जितना विकसित सभ्यता मिला हमको, उतना आज का भारत नहीं है। क्यों? आप इस पॉइंट को समझो। अब विद्वानों ने इस पर जब अनुमान लगाया, यानी देखा तो कोई नहीं, सब तो साक्ष्य के अनुसार से हिस्ट्री इस पर लिखते गए, तो विद्वानों ने इस पर अनुमान लगाया कि यहाँ जो लोग यहाँ जो रहते होंगे वो राजा या महाराजा रहते होंगे, यानी ये घिरा हुआ है, बाउंड्री वॉल है, और यहाँ जो रहते होंगे, यहाँ पर आम जनता या आम पब्लिक, या तो गरीब लोग या तो किसान लोग इसमें रहते होंगे। तो इससे यह पता चलता है कि कितना विकसित थे कि राजाओं के लिए उसको बाउंड्री वॉल यानी सुरक्षा प्रदान कर दिए थे। तो ये जो था, ये पश्चिमी टीला था और ये पूर्वी टीला था। जिस प्रकार लेकिन कहा जाता, अब देखना हम यहीं पर इसको नोट कर लेना, जैसे हम लिखें। अब जगह कम होने की वजह से मैं यहां कर रहा हूं। अब कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब समझते हो, मतलब नियम का विरोध। अपवाद मतलब नियम का विरोध। नियम यहाँ पर क्या है कि पश्चिमी टीला जो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और पूर्वी टीला जो है वो गैर दुर्गीकृत है, वो कोई घिरा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है? एक जगह मिला है कालीबंगा, आप लोग सुने होंगे कालीबंगा। कालीबंगा में जो पश्चिमी टीला, मान लो ये पश्चिमी टीला है और यह पूर्वी टीला है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो कहा जाता है कि कालीबंगा में दोनों टीला, ये दोनों टीले रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। समझ रहे? इसी को अपवाद कहा जाता है। मतलब कि पहले क्या देखे कि पश्चिमी टीला घिरा हुआ मिला है, लेकिन कालीबंगा एक नगर है। अभी जब भारत का जब पढ़ाएंगे भारत में विस्तार, तो वहां पर कालीबंगा बताएंगे। तो ये कालीबंगा में दो टीला मिले, पश्चिमी और पूर्वी टीला, दोनों टीला रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। एक जगह का नाम है चांदहुदरू। ये चांदहुदरू में जो दोनों टीले हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये दोनों टीला गैर दुर्गीकृत है, दोनों टीला को किसी भी रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ है। तो आपको यहां भी मिल गया। एक जगह का नाम है सुरकोटदा। क्या नाम है? सुरकोटदा और लोथल। सुरकोटदा और लोथल। सुरकोटदा और लोथल, ये दो जगह है। ये दोनों जगह बताया गया है, यहां पे जगह नहीं, यहां पर कर देते हैं ना। ये दो जगह मिला है, एक पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब देखो यहां पर कालीबंगा में दोनों टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, चांदहुदरू में दोनों टीला गैर दुर्गीकृत है, किसी भी रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ। लेकिन सुरकोटदा में जो जगह मिला है, ये दोनों टीले को एक ही रक्षा प्राचीर से घेर दिया गया है। तो ये भी एक अपवाद है। अब यहां पर देखो, दोनों टीला को एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। जबकि एक जगह का नाम है धौलवीरा, एक जगह का नाम है धौलवीरा। अब ये जो धौलवीरा है, यहां पर तीन नगर मिले हैं। जगह कम होने के कारण मैं यहां पे कर देता हूं, जरा सा जगह कम है। एक मिला है ऊपरी टीला, एक मिला है मध्य टीला और एक मिला है निम्न टीला, नीचे वाला टीला। अब ये जो तीनों जो टीले हैं, तीनों टीले को एक ही रक्षा प्राचीर से घेर दिया गया है। अब देखो, ये भी तो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? यानी पहले हर जगह दो टीला मिला था, लेकिन अब धौलवीरा में तीन गो टीला मिला है। एक जरा सा ऊंचाई में है, एक जरा सा नीचे में, मध्य कर सकते हो, और एक जरा सा एकदम नीचे में है कि नहीं? तो ये तीनों टीला एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। एक जगह का नाम है, कहां पे लिख देते हैं? यहां पे लिख देते हैं ना। एक काम करते हैं, यहीं पर कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं नंबर 5। एक जगह का नाम है बनावली। क्या जगह का नाम है? बनावली। पहले बात को समझिए, देखो नंबरिंग यहां से किए हैं। कालीबंगा नंबर 1, चांदहुदरू नंबर 2, सुरकोटदा और लोथल नंबर 3, 4 नंबर में धौलवीरा और 5 नंबर में क्या रखे हैं? बनावली। अब बनावली में जो नगर मिले हैं, पॉइंट को समझना, एक पश्चिमी टीला और एक है पूर्वी टीला। अब ये जो पश्चिमी टीला है, एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, जैसे पहले बताया ना, यहां पर देखो पहले बताए
लेकिन अब यहाँ पर जो पश्चिमी टीला है एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और पूर्वी टीला किसी भी रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ है, लेकिन फिर बाद में एक रक्षा प्राचीर से दोनों को घेर दिया गया है ऐसे करके। अब बताइए अपवाद है कि नहीं है? तो ये अपवाद है। अपवाद का मतलब था नियम का विरोध। क्या होता है? यानी वो कोई नियम में नहीं है। लेकिन अब जितने भी नगर पढ़ेंगे सबका एक नियम होगा कि पश्चिमी टीला भी हम लोग हड़प्पा पढ़ेंगे तो पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ मिलेगा, पूर्वी टीला खुला मिलेगा, और लगभग जितने मिलेंगे सारे नगर में बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर देखो कालीबंगा, चाणहोद्रो, सुरकोटदा, धौलवीरा और बनावली, ये इतने भी ये सब जगह है सब अपवाद के अंदर रखा गया है। ये सब कहीं रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, कहीं पर नहीं घिरा हुआ है। ठीक है ना? तो चलो इसको फिर से नोट कर लो ताकि मैं दूसरा चीज पढ़ाया जा सकूं। ठीक है, नोट करो, जल्दी करो, हरी अप। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बहुत मजा है। हाँ पहले कुछ बच्चा को लगता है तब अचानक जब सभ्यता देखता है तो लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं, दिमाग में काम नहीं करने लगता, लेकिन बहुत मजा लगता है पढ़ने में। हिस्ट्री मजा ना लगे पढ़ने में ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तब तक समझो कोई सब्जेक्ट क्या बोले, सबसे मस्त सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री पढ़ते जाओ, दुनिया को समझते जाओ। कहा जाता है ना कि जो कौम हिस्ट्री नहीं पढ़ता है अपनी, वो कौम अपने आप बर्बाद हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं भवन। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के भवन। अब भवन को देख लो। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी भवन मिले हैं 4 से 5 कमरा। आज भी तो वही होता है, किसी घर में 10 कमरा तो नहीं बना होता है, एक साथ में 4 से 5 कमरा। तो देखो जरा सा इमेजिन करो, जब उनके पास अभी हम लोग क्या ना कितना पढ़े लिखे लोग हैं, घर बनाते हैं तो इंजीनियर आ जाता है, इधर नक्शा खींच रहा है तो उधर डोर टांग रहा है तो इधर रस्सी खींच रहा है कि नहीं? लेकिन सोच के देखो उस वक्त तक किताब तो नहीं रहे होंगे। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यह सब आता है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो भी चीज आता है वहां पर तो लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, आज तक वैसे वैसे पढ़ा हुआ है। तो सोच के देखो उन लोग कैसे माइंड यूज किए होंगे कि 4 से 5 कमरा उस वक्त भी बनाते थे और आज भी बनाते हैं। फिर देखो इस 4-5 कमरे में रसोई घर भी था। रसोई घर आज भी रखते हैं हम लोग, तो रसोई घर उन लोगों के पास भी था। स्नानागार भी था, स्नानागार, और कुआं का भी साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से सबसे बड़ा कुआं का साक्ष्य मिला है, ये भी बात याद रखना। तो देखो जरूरत की चीजें सब उन लोग लगभग पूरा कर रहा था, यानी रसोई घर भी, स्नानागार भी, कुआं भी। अब ऐसा नहीं कि हम लोग जंगल झाड़ में रहते थे, ऐसी तो बात नहीं है, अभी तो देखने को नहीं मिला है। फिर कहा जाता है कि जो खिड़की था हड़प्पा सभ्यता का, खिड़की या दरवाजे, खिड़की या दरवाजे, ये क्या होता था कि सड़क की तरफ नहीं खुलता था। अब ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पर ये मेरा रूम है और उधर मतलब कि हाईवे है, खतरनाक गाड़ियां निकल रहा है, खिड़कियों भी उधर खोल देते हैं, दरवाजों भी उधरे है, सब धूल कर उड़ के मेरे ऊपर आगे गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं? तो क्या देखो खिड़की जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, किधर खुलते थे? गली में खुलते थे। जैसे कि देखो यहाँ पर उधर मेरा गली है तो देखो खिड़की उधर दी है, बात को समझ रहे हो ना? तो खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खोल करके किधर खुलता था? गली में खुलता था। एक बात, और यहाँ पर एक अपवाद फिर आ जाता है। अपवाद क्या है कि एक नगर का नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। अब ये लोथल में क्या बताया गया है कि जो खिड़की था, खिड़की या दरवाजे, ये खिड़की और दरवाजे सड़क की तरफ से खुलता था। किधर खुला है? सड़क की तरफ खुलता है, और ये गली में नहीं खुलता था। तो देखो यहाँ पर भी अपवाद आ गया है कि खिड़की और दरवाजे हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं सब सड़क की ओर खुला है, लेकिन यहाँ लोथल एक जगह मिल गया है। लोथल में ये खिड़की और दरवाजे किधर है? रोड तरफ है, और गली में नहीं खुलता था। तो एक प्रकार से यह भी एक अपवाद हो गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से सीढ़ी का भी साक्ष्य मिला है। सीढ़ी का भी साक्ष्य मिला है। अब ये सीढ़ी का साक्ष्य मिला है, इससे यह पता चलता है, हालांकि सीढ़ी का साक्ष्य मिलने से हम कह सकते हैं कि 2 मंजिला घर रहे होंगे, लेकिन 2 मंजिला का भवन मिला ही नहीं है। लेकिन सीढ़ी का साक्ष्य मिला, हो सकता है कि 2 मंजिला नहीं किए होंगे, छत जाते होंगे, सीढ़ी से जाते होंगे, ये भी हो सकता है। फिर हड़प्पा सभ्यता में पहले भी बताएं कि मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है कहीं से, मंदिर का कोई भी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। फिर कहा जाता है कि मेहराब समझते हो ना, मेहराब का भी, मंदिर नहीं मिला तो मेहराब का साक्ष्य कहां से मिलेगा?
मेहराब के साक्ष्य नहीं मिला, मतलब कि यह कोई भी यहाँ पर मंदिर तो इस प्रकार से हम लोग नहीं करते हैं, इसको मेहराब कहा जाता है। ठीक है ना, तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला और मेहराब का भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो इतने जो थे ये सब किसमें आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के अंतर्गत रखा जाता है। और फिर आगे इसमें और नगर नियोजन जब आगे करेंगे पार्ट 4 वीडियो लेकर के हम आएंगे तो वहां पर बताएंगे कि नगर नियोजन और आता है कि सड़क की चौड़ाई की क्या होती है, उस वक्त सड़कों पर जो काटते थे उसका नाम क्या था, उसमें बहुत सारी चीज बताया जाएगा। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और आप लोग मेरा भी जरा सा ख्याल कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। एकदम एक भी पॉइंट आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नोट्स को आराम से पढ़िए और कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए और देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा पहले, सबसे पहले जब पूरा हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ा देंगे, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ा देंगे, फिर मगध साम्राज्य जैसे हम पढ़ा देंगे, उसके बाद प्राचीन हिस्ट्री से आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा लीजिए। मेरा चैलेंज है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जवाब से नहीं बनेगा, लेकिन शर्त ये है कि लगातार आप पढ़ते रहिए, लगातार मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।